जय भारत, जय इंडिया, वंदे मातरम। मैं महावीर सिंह कड़ राजकोट गुजरात से। आज मैं फरीदाबाद में हूँ। 3 साल हो गए मुझे फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर रीजन में। मैं आज एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के बारे में जनता को मैसेज देना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी सोच की असीमितता है, दुनिया आज एक क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर से प्रभावित है, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी फर्स्ट, रिलीजन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, एम्बियंस फर्स्ट, नेचर फर्स्ट और ट्रूथ फर्स्ट जिसको कहते हैं, जहाँ पे सच्चाई पहले होनी चाहिए, प्रकृति पहले होनी चाहिए, माहौल पहले होना चाहिए, उसके बाद में देश होना चाहिए और उसके बाद में रिलीजन होना चाहिए और उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। उसकी जगह पे अगर आज हम देखें, पॉलिटिकल पार्टी एक तूतू मैमे बन के रह गई है, जहाँ पे हम देश को भूल गए। हम ये भी भूल गए कि देश प्रकृति की वजह से देश हमारा एग्जिस्ट करता है, एक माहौल की वजह से प्रकृति खुशहाल रहती है। हम ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भूल गए और मैं तो कहूँगा ये एक हमारे भारत देश की प्रॉब्लम नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि रशिया जैसा इतना बड़ा देश है, जहाँ पे देशभक्ति की वजह से आज वॉर के फॉर्म में आज इतनी सारी वॉर हो रही है। आज अगर कोई प्रकृति प्रेमी प्रेसिडेंट होता या प्राइम मिनिस्टर होता, तो आज जो माहौल बन रहा है दुनिया और देश में एक वॉर का या तूतू पॉलिटिकल पार्टियों के तूतू मैमे का, वो आज हमको देखने का मौका ना मिलता। दुनिया के पॉलिटिक्स को या अभी जो लोकसभा एमपी आ रहे हैं, मैं उनको देशभक्ति याद दिलाना चाहूँगा कि भाई सत्य को परखना ही राम कहते हैं। मेरी जो राम की भक्ति है, मैं पहले सत्य की पूजा करूँगा ताकि राम दिल में मेरे बस सके, और फिर मैं जब राम मंदिर जाऊँगा और आशीर्वाद लूँगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद गिना जाएगा। एक कविता है मेरे ओर से, जितनी दूर तक नजर आए, जब भी देश का ख्याल आए, प्रकृति से है सारा प्यार, हरा भरा है देश ये, भारत किसी का है, इंडिया है, भारत किसी का है, ये इंडिया है, सबसे प्यारा देश हमारा। हर एक पसंद हर एक नदी की लहरों में, हर एक नदी की लहरों में प्रकृति ने भर दिया है प्यार का जहां। धरती माँ के गोद में बसा है एक आसार, धरती माँ के गोद में बसा है एक आसार, जितनी दूर तक देखूं हर कोना है हसीन ही हसीन, जितनी दूर तक देखूं हर कोना है हसीन। दिल को छू जाता है मंजर, दिल को छू जाता है मंजर, प्रकृति से जुदा नहीं एक भी नजारा। दिल को छू जाता है मंजर, प्रकृति से जुदा नहीं है एक भी नजारा। देश का हर अंग है प्रकृति से प्यारा, जितनी दूर तक देखूं हर पल है यादगार हमारा। जय हिंद। ऐसे देशवासी कहाँ गए जो दिमाग के ताले खोल के रख देते थे? ऐसे साधु संत कहाँ गए जो दिमाग में ताले खोल के रख देते थे? आज तो हमको ऐसे साधु संत मिलते हैं, ऐसे महात्मा मिलते हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां मिलते हैं जो हमारे दिमाग में तालों की कमी नहीं थी और उसके ऊपर 100 ताले और लगाने आ जाते हैं। मुझे ये महान देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो सबसे पहले देश के जो डिजिटल फाउंडेशन को इतना आगे बढ़ चुका है, 100 स्टेप आगे ले चुके हैं, उस डिजिटल फाउंडेशन के लिए मैं एक दिन में टेक्निकली जो भी मैं रोल आउट कर सकता हूँ, मैं खुद एक क्लाउड आर्किटेक्ट हूँ, टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट रह चुका हूँ, टैक्टिलिटी क्लाउड कंपनी का मैं फाउंडर हूँ। उसके अलावा मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। विक्टिमनेस ने मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया हुआ है। तो सबसे पहले देश के जो डिजिटल फाउंडेशन को चेंज करने के लिए मैं देश में एब्सोल्यूट प्राइवेसी को लाना चाहूँगा, जहाँ पे ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन फर्स्ट पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट देखो, चाहे दुनिया हो, भारत हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आधार कार्ड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसमें जब आप बारकोड या फिंगरप्रिंट देते हो तो उसको हम ऑथराइजेशन कहते हैं, जहाँ पे OTP आता है उसको ऑथेंटिकेशन कहते हैं। पर आजकल हमको ये देखने को मिलता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की डॉक्यूमेंट आईडी, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट आईडी है, उसका इतना बड़ा मिसयूज है कि मेरे बैंक में मैनेजर्स है, उनको मैं कहूँ कि
ये दोस्त का पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उससे पूरी बैंक स्टेटमेंट हमको कस्टमर्स की, क्लाइंट कॉम्पिटिशन्स की आराम से देखने को मिल जाती है। तो ये वल्नरेबिलिटीज की वजह से ही आज देश में जो क्राइम हो रहा है वो मॉडर्न क्राइम देखने को मिल रहा है। 70% क्राइम के पीछे ये आइडेंटिफिकेशन थेफ्ट जिम्मेदार है। देश में सिर्फ डिजिटल फाउंडेशन लाना, डिजिटल इंडिया लाना ही काफ़ी नहीं है, उसकी वल्नरेबिलिटीज को भी हमको रोकना पड़ेगा। हमको 12 डिजिट की फिजिकल डॉक्यूमेंट आईडी जो आधार कार्ड में है उसके अगेंस्ट में जो वर्चुअल आईडी गवर्नमेंट ऑलरेडी ला चुकी है, पर फिजिकल डॉक्यूमेंट आईडी को हटाने के लिए या पैन कार्ड में भी वर्चुअल आईडी या तो हम कहें कि ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन सिस्टम लाने के लिए मूवमेंट देश में बहुत ज़रूरी हो गया है। एब्सोल्यूट प्राइवेसी देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम जितनी भी चीज़ें देखें वो सब चीज़ें, हमारा देश का जो मेन फाउंडेशन है वो एब्सोल्यूट प्राइवेसी को बार बार पुकार रहा है कि मुझे एब्सोल्यूट प्राइवेसी चाहिए, वरना इन भारत देश में सबसे बड़ा खतरा कोई है कि जो आईटी के वेबसाइट्स, प्रोडक्ट्स की जो वल्नरेबिलिटीज है वही सबसे बड़ा खतरा बन के हमारे लिए बैठी हुई है। देश एक स्पिरिचुअल राह पे निकलना चाहिए, जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इस्लाम की दौर से बटे हम हजारों गुरु देख चुके हैं। तब से भूमि को सुशोभित किया है इन हजारों गुरुओं ने। इन गुरुओं की मदद से हम देश में क्यों ना लाए सेंसिबल इंडिया जैसी मूवमेंट, जहाँ पे लोगों में सेंसिबिलिटी लाई जाए, ना कि रिलीजन के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम देश को बांटे। स्पिरिचुअलिटी हम उसी को कहते हैं, यही विवेकानंद ने हमको यही सिखाया है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा ना जाए। स्पिरिचुअलिटी जो है वो बाउंड्री को ब्रेक करती है, ना कि किसी डोर को खींच देती है। तो मैं उस डोर को सेंसिबल इंडिया जैसी मूवमेंट के द्वारा ब्रेक करना चाहूँगा कि देश में नई खोज हो, जहाँ पे फाइबर ऑप्टिकल्स वॉइस कम्युनिकेशन की जगह माइंड कम्युनिकेशन से चले, टेलीपैथी से चले। मैं कोई एलन मस्क की टेलीपैथी वाली इनोवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो टेलीपैथी की बात कर रहा हूँ वो टेलीपैथी स्पिरिचुअल टेलीपैथी हो, ना कि हम कोई चिप इम्प्लांट करें। तो ऐसी स्पिरिचुअलिटी जो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारा देश होना चाहिए। वही हमारे पूर्वजों से हमको सीखने को मिलता है। जब हम महाभारत देखते हैं, हम रामायण देखते हैं, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता, उसमें से हमने हमारी लाइफ में क्या बदलाव लाया स्पिरिचुअल फॉर्म में, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जिस युग में भी जी रहे हैं, यहाँ पे बाहरी रूप, अंतर रूप के गोले उस बिग बैंग से काफ़ी आगे खिल चुका है। इसके आगे बाहरी रूप और आगे चलता जाएगा और अंतर रूप छोटा होता जाएगा, जिस कारण ये युग बौद्ध का युग कहलाएगा, जहाँ पे बौद्धिक बल से दुनिया का संचार होना आवश्यक है, ना कि हम सैटेनिक रूपी एआई से हमारे बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग पावर छीन ले। हमको रेयर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देके टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, फोर्थ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की ओर प्रेरित होना चाहिए, जहाँ पे अंतर्मन अंतर से बात कर पाए। जैसे कि योग है, बहुत अच्छी मूवमेंट है। ये किसी भी देश की स्पिरिचुअलिटी का, प्रोग्रेसिव, रिलीजियस और आइडल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का उदाहरण होना चाहिए। देश साइंटिफिकली आगे बढ़े, जॉब माइंडसेट से बाहर आके R&D माइंडसेट को अपनाया जाए, जहाँ पे जॉब रूटीन नहीं, मजबूरी नहीं, एक लगाव हो, जॉब करने का मन लगे। देश में युवा की ओपन माइंडेड सोच हो। अगर देश रिलीजन, कास्टिज्म, किसी भी पर्सनल अटैक, साइकोलॉजिकल अटैक की उलझनों में फंसा रहा तो देश 50 साल पीछे चला जाएगा। इस पे सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। लॉसेस जो भी होते हैं ऐसे पर्सनल अटैक्स की वजह से, वो कैशिफाइड होना चाहिए, चाहे मेंटल टॉर्चर हो, फिजिकल टॉर्चर हो। इंसाफ दिलाते दिलाते ये भूल जाते हैं कि 10 साल में जो इंसाफ मिला उसकी वजह से इंसान को कितना नुकसान भरना पड़ता है। तो जो भी लॉसेस होता है उसको दैट शुड बी कैशिफाइड प्रॉम्प्टली विद फाइन रेंजिंग फ्रॉम
thousands to crores at a personal level. देश में रेप जैसे सीरियस इश्यूज को हम सोशली कंट्रोल कर सकते हैं सेंसुअल इंडिया के माध्यम से, जहाँ पे लिमिट्स के माध्यम से सेंसुअल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, जहाँ पे औरतों को छुपने की या मॉडर्नाइजेशन से दूर रखने की जरूरत न हो, बल्कि डोमिनेंस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात हो। मैंने काफी सारे ऐसे देश देखे, हमारे भारत में भी नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स देखे जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है, और रेप केसेस वगैरह उनके कल्चर की वजह से, उनके इंटीग्रिटी की वजह से वहाँ पे ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। तो क्यों ना पूरे भारत में कल्चर्ड सेंसुअल इंडिया से हम प्रेरित हो, और इसको आगे लाने के लिए काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं जिनको देख के सेंसुअल इंडिया हमारे दिमाग में आता है। तो ऐसे पॉलिटिशियंस को मैं कहूँगा कि क्यों ना आप सेंसुअल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बन पाए। रेप कभी भी स्टिग्मेटाइज नहीं होना चाहिए। देश में हम जब भी देखते हैं ऐसा कोई भी बुरे से बुरी कोई महिलाओं के ऊपर अटैक हो या कोई ऐसे हालात आते हैं तो हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, ताबू बना देते हैं। फैमिली को, हमारे देशवासियों को, हमारे भाई को, हमारे बहनों को कैसे इस स्टिग्मेटाइजेशन से, कैसे इस ताबू से बचाया जाए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमको एनर्जी की हम अगर बात करें तो हमको न्यूक्लियर एनर्जी, ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेस, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने सोलर इंडिया को आगे लाया है थर्मल पावर पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो उसके लिए मैं खुद मेरे गुजरात में जब जाके देखा, मेरे ब्रदर के घर में जो कभी इंडिया में रहते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो उनके लिए सोलार का इम्प्लांटेशन सब्सिडी के द्वारा जो घर पे बंगलोज में लगाया है, वही एक अर्निंग का जरिया उनके लिए बन गया है। उनको सरप्लस सोलार एनर्जी की वजह से साल में उनको काफ़ी पैसे मिल जाते हैं और सोलार और पूरी इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाती है। और कहीं काफ़ी सारे ऐसे भी घर है गुजरात के अंदर और काफ़ी दूसरे स्टेट्स में भी जहाँ पे सोलार इंडिया मूवमेंट ने काफ़ी सक्सेसफुल मूवमेंट के तौर पे आगे बढ़ी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जगह खुद की इलेक्ट्रिकल सप्लाई घर पे सक्सेसफुली रन कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी मूवमेंट है प्रधानमंत्री के द्वारा। आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जहाँ पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर एक सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाता है, जीडीपी डिस्ट्रीब्यूशन के बेनिफिट का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। उसके अलावा अगर हम देखें तो R&D, साइंटिफिक और बिजनेस माइंडसेट एक एजुकेशन के अंदर हमको जो लाना है, जहाँ पे सिर्फ रिसर्च की हम बात करते हैं और वहीं पर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि इनोवेशंस के जो प्रपोर्शंस है पूरी दुनिया और इंडिया के कंपेयर में, तो दुनिया में इनोवेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फंडिंग ज़्यादा है, वहाँ पे R&D फोकस माइंडसेट्स है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो यूएस की आईटी कंपनीज के C2C मॉडल्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। मैं कहूँगा कि हमारे देश के अंदर में यूनिकॉर्न्स बॉर्न हो, जहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि खुद की प्रोडक्ट की ब्रांडिंग और खुद की प्रोडक्ट बाहर आगे बढ़ा सके। तो ऐसे केस में इनोवेशंस जो हमेशा एक नथिंगनेस की वजह से आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक एप्पल फ्रूट गिरा और न्यूटन साहब को आई गॉट इट, जो आई गॉट इट वाला जो उनको आइडिया आया, जिसकी वजह से न्यूटन्स थर्ड लॉ आया, तो वो वाला स्पार्क जो है वो हमारे सभी युवाओं के अंदर वही आई गॉट इट वाला स्पार्क, जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस की वजह से, जहाँ पे नथिंगनेस हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ये हमको यही सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी, योगा जो भारत देश की एक नींव बन चुका है, हमारे कल्चरल की भी नींव है। हम रिवाइज करते रहते हैं। जब अच्छे कोई प्रधानमंत्री आते हैं, हमको उससे यही सीखने को मिलता है कि नथिंगनेस जो हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर उससे
जो स्पार्क जनरेट होके प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होना चाहिए, वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बाबा रणछोड़ 3 इडियट्स की भी याद आपको दिलाना चाहूँगा, आप बाकी की स्टोरी खुद समझ सकते हैं। तो आज हम जॉब क्रिएटर्स बने, यूनिकॉर्न्स क्रिएट करें, जहाँ पे जॉब टेकर्स और जॉब गिवर्स का एक बैलेंस हो। तो बैलेंस इंडिया होना चाहिए, ना कि सिर्फ जॉब टेकर्स हो। इनफैक्ट एक बैलेंस इंडिया हो जहाँ पे जॉब देने वाले भी काफ़ी हो और जॉब लेने वाले भी काफ़ी हो, और जॉब लेके R&D करे, ना कि कोई मजदूरी करने का मौका मिले। देश काफ़ी बड़ा है, हर सेक्टर में आवश्यकता है। वैसे मैं खुद काफ़ी देश में घूम चुका हूँ, 27 स्टेट में घूम चुका हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे लिविंग सर्टिफिकेट में कास्ट लिखी जाती है, तो उस लिविंग सर्टिफिकेट में कास्टिज्म मेंशन करना एक ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि यही कास्ट किसी के लिए शर्म भी बन जाती है, किसी के लिए मौका भी बन जाती है, किसी के लिए सर्टिफिकेट बन जाती है, किसी के लिए जॉब के रूप में एडवांटेज बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये कास्टिज्म सिस्टम कोई शर्म ना होनी चाहिए, बल्कि इस कास्टिज्म सिस्टम को ऑप्शनल मेंशन जो हम करते हैं हर जगह पे, वो एक ऑप्शन होना चाहिए। जिसकी जितनी कंफर्टनेस है उस हिसाब से कास्टिज्म सिस्टम का, जैसे हमने उदाहरण के रूप में जिसको गैस की सब्सिडी नहीं चाहिए थी, हमने बोला कि भाई गैस की सब्सिडी हटाओ। तो ऐसे काफ़ी सारे बैकवर्ड क्लासेस में भी काफ़ी होशियार स्टूडेंट्स हैं, उनको सामने से आगे आना चाहिए, अपनी बलबूते के ऊपर जॉब और अपने बलबूते के ऊपर जॉब या तो कोई भी एडवांटेज देश की स्कीम्स का लेना है। अगर 90% ही आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई एडमिशन या कोई जॉब में कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे जो ये एडवांटेज को गिव अप करना चाहेंगे, इनफैक्ट ये कास्टिज्म सिस्टम को चैलेंज करना चाहेंगे। तो ऐसे सभी युवाओं को मैं कहूँगा कि आगे आना चाहिए, कास्टिज्म को गिव अप करने के लिए, ऑप्शन के तौर पे निकालने के लिए। और बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे स्वच्छ भारत एक बेहतर उदाहरण है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जहाँ पे सफाई को नीचा काम देखा जाता था, आज एक नेचर गार्डियन के नाम के पहचान से जाना जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सभी सफाई कर्मचारियों को नेचर गार्डियन इंजीनियर, गार्बेज कलेक्शन इंजीनियर, रिसाइकलिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिग्री की डिमांड होनी चाहिए, ताकि किसी को वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए शर्म ना आनी चाहिए, बल्कि एक पैशन होनी चाहिए। हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ पे भी हाउस कीपिंग मैनेजर होता है, बहुत शान से काम करते हैं। क्यों ना पूरा देश एक 5 स्टार होटल की तरह हाउस कीपिंग मैनेजर, उनके स्टाफ जो होते हैं उनकी तरह क्यों ना हमारा पूरा देश काम कर सके। और बाकी की हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, बीजेपी की हम बात करें तो हिंदुइज्म, लॉर्ड रामा का एक फेथ सेविंग्स मुझे समझ में आता है। मैं आपको स्पिरिचुअल बैलेंस की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक देशवासी पहले हूँ, बाद में कोई पार्टी की मैं बात करना चाहूँगा। तो कांग्रेस की बात करें, क्योंकि सच्चाई को हमेशा परखना होता है। एक स्पिरिचुअल और सेक्युलर पार्टी है जो 70 सालों से जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी कुछ किया है। गुड गवर्नेंस, हमेशा सिस्टम फर्स्ट मुझे कांग्रेस के राज में दिखी है, ऊपर नीचे सभी पार्टियों में दिखता है। पर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया जिन्होंने डिक्टेटरशिप की या सिस्टम फर्स्ट या गुड गवर्नेंस हमको सर्व न कर पाए। जहाँ तक मैं राहुल गांधी के बारे में पर्सनली जानता हूँ, मैंने उनकी काफ़ी स्पीचें सुनी हुई है। मुझे हमेशा उनके प्रेडिक्शंस जो भी होते हैं, उनके तथ्य जो होते हैं, उनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें जो भी स्पीचें दी जाती है, वो कहीं ना कहीं कन्वर्शन रेशियो वहाँ पे मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये मेरी खुद की एक समझ है उनके लिए। भारत जोड़ो मोहब्बत की दुकान, IITs, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन, IIMs, मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो हो या HAL हो या मनरेगा हो
या महालक्ष्मी हो या गृह योजना हो या चयूथा योजना हो, ऐसी काफ़ी सारी योजना है जहाँ पे कर्नाटका जैसे स्टेट में रूलिंग है, उड़ीसा जैसे स्टेट में रूलिंग है, या काफ़ी और स्टेट्स में रूलिंग है। वहाँ पे लोगों को आपको काफ़ी इनके वजह से बेनिफिट्स मिल रहा है। और हम बीजेपी पार्टी की बात करें, मेजर रूलिंग पार्टी की बात करें, तो हिंदुइज्म नो डाउट इट्स अ गुड मूवमेंट, एक ममता भरा मूवमेंट है जहाँ पे अपनापन लगता है। पर कहीं ना कहीं मेरे मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करते थे, पर जो फ्रीडम जो सही एज पे ज़रूरी है, और जब पैम्परिंग ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट आती है। बच्चों को जब आर्मी में जाना है या बच्चों को कोई मजबूती से आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं जो ममता जो है वो फाइटिंग स्किल्स डेवलप करने में प्रॉब्लम आती है। तो तभी हमको फादर की याद आती है। तो मैं कहूँगा कि ये अपनापन, ममतापन जो मैं भी एक हिंदू हूँ, सनातन धर्मी हूँ, एक डिवाइन प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और काफ़ी डेप्थ ऑफ डिवाइन प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हूँ। मैं इसको मिस्टिज्म नहीं कहूँगा, ऑन रिकॉर्ड डिवाइन प्रैक्टिसेस मेरी होती है। मैं आपको वेलकम कहूँगा मेरे स्पिरिचुअल रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए। काफ़ी रिकॉर्ड्स आपने चेक किए होंगे, कभी स्पिरिचुअल रिकॉर्ड्स किसी के आपने सुने हो तो मुझे भी वेलकम करना, हम एक्सचेंज करेंगे ऐसी कोई प्रैक्टिसेस आपने सुनी हो तो। मुझे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में एक एग्रेशन दिख रहा है, एक एग्रेसिव इंडिया है जहाँ पे जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे को, जिनकी पॉपुलेशन 1.56 करोड़ है, जहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ होती थी, इंसर्जेंस होती थी, उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की गई है, चाहे कैसे भी हुआ। पर मुझे यहाँ पे अगर स्पिरिचुअली हम देखें तो एक अच्छी मूवमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उन्हीं की ब्लेसिंग शायद है अमित शाह जी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर कि भगवान भी कुछ इनके बारे में सोचे तो कहेगा हाँ ये हमारा ही योद्धा है। तो ये जो योद्धा बने, ऊपर वाले के लिए ही हमेशा लड़ा जाता है, देश के लिए ही हमेशा लड़ा जाता है। तो ये ऐसे गट्स, ऐसे मोमेंट्स को मैं वेलकम करता हूँ। आप सभी को भी वेलकम करना चाहिए। देश में 8 लेन्स रोड्स बने हैं जो मैं पहले शायद कम देखता था। मैं खुद उदयपुर तक जाके आया, नॉर्थ ईस्टर्न पेरिफेरल मुंबई तक टच होता है, आप भी कभी जाके देखो। वेस्टर्न एक्सप्रेस है, DND फ्लाईओवर्स है, 6 लेन्स, 8 लेन्स, ऐसा फील आता है कि हम US में पहुंच गए हैं। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेलकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर नितिन गडकरी जी। सैल्यूट टू द ग्रेट लीडर, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर इन फैक्ट। वंदे भारत जैसी ट्रेन किसी भी लेवल पे शुरुआत तो हुई, शुरुआत आज हुई है, कल 10 साल में कहाँ जाके रुकेगी वो देखने की बात है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ऐसी ट्रेन एक्सपोर्ट करके हम ट्रेन एक्सपोर्टर भी ऑलरेडी बन चुके हैं। बुलेट ट्रेन्स आ रही है हमारे देश में, आई एम वेटिंग डेस्परेटली फॉर इट। AGS, MSSC, हाउसिंग स्कीम्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जहाँ पे गरीबों को सीधा अकाउंट में पैसा पहुँचाया जाता है। हरियाणा जैसे स्टेट्स में और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबों की आय कम है, वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स काफ़ी कमाल कर रही है। PMUJ, APY और बाकी अगर हम सोशल मूवमेंट्स की बात करें, जो 3 तलाक का जो डिसीजन था वो बहुत ही गट्सी डिसीजन था। आज भले मुस्लिमों को लगे कि हमको अंदरूनी बांट के रख दिया हुआ है, जहाँ पे औरतों को 3 तलाक 3 शब्द में दिया जाता था, आज उनको 3000 बार सोचना पड़ता है या भुगतना पड़ता है 3 तलाक देने के टाइम में।
तो मुझे ये भारत का बैलेंस दिख रहा है, पर एक बैलेंस में ये भी समझ पा रहा हूँ कि ईडी सीबीआई कोर्ट्स की वजह से कहीं ना कहीं 10 करोड़ के वोट्स का लॉस ऑपोजिशन पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। मैं रूलिंग पार्टीज को अपील करना चाहूंगा एज अ डिवाइन प्रैक्टिशनर, जहाँ पे मैं काफी पॉलिटिशियंस के ऊपर होल्ड रखता हूँ, स्पिरिचुअल होल्ड रखता हूँ, जहाँ पे हमेशा मेरी एक दहाड़ में, एक पुकार में भगवान हमेशा मेरे साथ में दिखते हैं और सामने वाले को भी दिखते हैं। तो उसके नाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये प्रैक्टिसेस जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। बाकी मेरे जैसा देशभक्त आपके सामने हमेशा नजर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।